मैं चाहता हूँ कि दिलशाद जी अपना वक्तव्य देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बात करूं, लेकिन मेरी हिंदी और उर्दू मिक्स है, तो क्योंकि उर्दू जो है, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि दिलशाद भाई आप हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हो। मैंने बोला हिंदी का पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने जोर से उर्दू मुझ पे मुसल्लत की है। तो इसका फायदा है कि आज मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ और हिंदी फिल्में भी काफी देखी हैं। आज हम यहाँ जमा हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इतने लोग बलूचिस्तान के बारे में सुनने को आ रहे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान, तो इससे हम बलूचों को बहुत हिम्मत मिलती है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि हम कितने अकेले हैं इस दुनिया में, लेकिन आज हमें पता है कि हम अकेले नहीं। बिल्कुल, भारत आपके साथ है। बिल्कुल, आप भारत की बलूचिस्तान की कॉलोनाइजेशन, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान को समझने की ज़रूरत, सबसे पहले उसमें एक पॉइंट है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। बलूचिस्तान एक बलूचिस्तान 4 कबीलों की कॉन्फेडरेसी नहीं है। बलूचिस्तान पिछले 700 सालों से एक आज़ाद मुल्क है। आज वो ज़ेर कब्जा है 70 साल से, लेकिन आज भी वो अपनी आज़ादी की जंग जारी रखे हुए है। और 700 साल में 70 साल की तारीख बहुत छोटी होती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमने ऐसी बहुत सी दौर देखे हैं जिसपे बाहर से फोर्सेस ने हम पे हमला किया है, हम पे कब्जा करने की कोशिश की है और आखिर नाकाम हुए हैं। ये भी नाकाम हुए। बलूचिस्तान जो पहली किंगडम, या जो बलूचिस्तान एज प्रॉपर जिसकी बाउंड्रीज थी एक मुल्क की हैसियत से, 1410 में अमीर मीरो बलूच, जो कि हमारे बलूचिस्तान किंगडम के फाउंडर थे, उससे पहले भी हमारी ट्राइबल कॉन्फेडरेसी रही है बलूचिस्तान की हजारों सालों से। लेकिन 700 साल पहले 1410 में अमीर मीरो बलूच ने इसकी बुनियाद रखी, जो कि पहली बलूच और चौथी कुर्द टेरिटरी है। और हमारी कॉलोनाइजेशन 1948 से शुरू नहीं हुई, हमारी कॉलोनाइजेशन 1839 से शुरू हुई, क्योंकि आज का पाकिस्तान, या ये जो पाकिस्तान आर्मी है, ये ब्रिटिश की पैदावार है और ब्रिटिश के एजेंट्स हैं। हमारी असली जंग ब्रिटिश से थी। 1839 में मेरे अपने परदादा मीर करीम रईसानी खान मेहरा खान के साथ शहीद हुए, जिनके साथ दीवान बच्चनमल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि एक हिंदू बलूच थे, और उनके 2 बेटे सब शहीद हुए अंग्रेज से लड़ते हुए अपनी मिट्टी के। हमारी लड़ाई तब से जारी है, 109 साल हो गए हैं इसको। पहले हम ब्रिटिश से लड़े, लेकिन ब्रिटिश के साथ बाद में काफी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहे, जिसमें ब्रिटिश ने माना है हमारी आजाद हैसियत को, और हमने अपने इलाके, उन्हें कुछ इलाके लीज पे दिए। हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे हैं, हम कभी ब्रिटिश के ज़ेरे वो नहीं रहे। हम कमजोर रहे हैं, हम ब्रिटिश जैसी ताकत से लड़ नहीं सकते थे, लेकिन हमने उसको अपने ऊपर 100% कब्जा करने भी नहीं छोड़ा। हमने अपनी आजाद हैसियत तब भी रखी, जिसकी बहुत सी आपको मैं मिसालें दे सकता हूँ। 1839 में जब ब्रिटिश ने अटैक किया, मैंने आपको बताया, हमारे जैसे खान साहब जो अमीर बलूच थे, जो पूरे बलूचों के अमीर थे, उनको शहीद किया। अक्टूबर 6, 1841 को मीर नसीर खान के साथ टी.एच. मैडॉक ने एक ट्रीटी साइन की, जिसमें उन्होंने क्लियरली बलूचिस्तान को एक सॉवरेन नेशन एक्सेप्ट किया।
उसी के बाद 1854 को भी वीर नसीर खान के साथ जॉन जैकब जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे क्वीन के, क्वीन ऑफ ब्रिटिश क्वीन के, उन्होंने बलूचों के साथ फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसमें ये था यू आर अ सॉवरेन नेशन, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी हमारे साथ बाउंड रहेगी। 1883 में हमारे रॉबर्ट सेंटिमन, वो भी रिप्रेजेंटेटिव थे क्वीन के, उनसे ट्रीटीज रही है। खुदाईदाद खान उस टाइम अमीर बलोच थे और उनको स्ट्रेटेजिक कुछ लोकेशन जैसे कि कोयटा कैंटोनमेंट थी जिसपे आज पाकिस्तानी फौज काबिज है, जिसको ब्रिटिश ने बनाया था। वहाँ पे आज भी कुली कैंप है जिसको ब्रिटिश यूज करते थे, वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स पकड़ के लाते थे वहाँ पे टॉर्चर करने के लिए, जिसका नाम कुली कैंप है, जहाँ मेरे अपने वालिद भी 2 साल टॉर्चर हुए हैं। और आज भी हमारे कई सौ जवान वहाँ पे, हमारी कई औरतें वहाँ पे बंद हैं। जो ब्रिटिश की कैंटोनमेंट थी, ब्रिटिश का कैंप था, आज वो पाकिस्तान के ज़ेरे हाथ है और वहाँ पे हमारे लोग आज भी टॉर्चर हो रहे हैं। आज भी वहाँ पे उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको रेप किया जा रहा है और उनकी बॉडीज वहीं कैंट के आसपास ही ले जाके वो दफनाते हैं। उनकी बॉडीज वहीं से हेलीकॉप्टर्स में उठा के, फुजदार कैंट से उठा के, दूसरे इलाकों से उठा के ये फेंकते हैं हमारे पहाड़ों में, हमारे घरों के आसपास, जिनमें ऑर्गन्स नहीं होते, आंखें नहीं है, दिल नहीं है, गुर्दा नहीं है, कुछ नहीं, जिनके ऊपर लिखा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद, जिनके सरों पे, जिनके सीनों पे बलूचिस्तान के झंडे बांध के फेंका जाता है उनको, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर तुम बलूचिस्तान की आजादी की बात भी करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा। और 1935 में ब्रिटिश की एक साजिश रही कि उन्होंने बलूचिस्तान को एक प्रिंसली स्टेट करार देने की कोशिश की, जैसे इंडिया की दूसरी प्रिंसली स्टेट थी, जिसपे हमारे जो खान थे उस टाइम बलूचिस्तान के, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसी कोरस्पॉन्ड 1935 से 38 तक चली। उसके बाद मुद्दा आता है पाकिस्तान का, क्योंकि ब्रिटिश जैसा भी था, ब्रिटिश में वो कुछ रूल्स अवॉइड करने आते थे, उसमें वो कहते हैं थोड़ी शर्म। हम अपने दुश्मन जैसा भी हो, इंसान को अगर दुश्मन इज्जतदार हो, इज्जतमंद हो, उसको इज्जत देनी चाहिए, मानना चाहिए। जैसे 1505 में पुर्तगाली आए थे, पोर्चुगीज आए थे, उन्होंने ग्वादर पे हमले किए कई, वास्को ड गामा ने, हमारे हमल जियन थे, लीडर थे, उन्होंने लड़ाई की। और हम आज जो चीन से ग्वादर पे लड़ रहे हैं, हम पहले वास्को ड गामा से 1505 में लड़ चुके हैं और ग्वादर हमने वापस जीता है, कोई कब्जा नहीं कर पाया। आज भी गोवा के अंदर हमल जियन की स्टैचू पोर्चुगीज बना के गए हैं आपके इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पोर्चुगीज को पता था कि किस तरह का वॉरियर था हमल जियन और किस तरह का लीडर था। लेकिन पाकिस्तान को नहीं, ब्रिटिश को भी समझ आती थी, ब्रिटिश की भी किताबें उठा के देख लें, उनके जितने भी जनरल्स थे उन सब की किताबों में बलूचों के किस्से लिखे हुए किस तरह थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ जिना जो कायद आजम है पाकिस्तान के, जिना जिसको पाकिस्तान में और बहुत सी दुनिया के और मुल्कों में बहुत इज्जत भी दी जाती है और जिससे हमें तकलीफ भी होती है, और जो कि झूठी इमेज। जिना वो शख्स है, वो ब्लैक स्टैबर है, जिसकी वजह से आज हालत, क्योंकि जिना ने पहले तो आया कि जी आए आप पाकिस्तान में शामिल हो, आप मुसलमान हैं, आप वैसे हैं, आप वैसे हैं और आप हमारे साथ। तो खान साहब ने कहा, जैसे हमारे गेस्ट ने कहा कि जी खान साहब के पास ये पावर नहीं थी, क्योंकि हम उस वक्त भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थे, हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स थे, दीवान खास और दीवान आम कहा जाता है, जो कि फैसला करते थे उसको इम्प्लीमेंट खान करता, क्योंकि आज की दुनिया में डेमोक्रेसी की बड़ी मिसालें दी जाती हैं, उस टाइम से डेमोक्रेसी उसी की सजा भुगत रहे हैं। हम उस तरह के बारबैरिक नेशंस में से नहीं। आज भी वहां पे हिंदू आराम से रहते हैं, आराम से जीते हैं,
उन्हें हम हिंदू नहीं बुलाते, हम हिंदू बलोच बुलाते। आज वहां पर आज बलूचिस्तान का हिंदू, बलूचिस्तान का सिख, बलूचिस्तान का मुसलमान, बलूचिस्तान का ईसाई सब बलूच हैं। वो एक नेशन का हिस्सा और वो अपने आप को ही मानते हैं। आज भी दिल्ली में 5000 बलूचिस्तान के हिंदू हैं जिनकी अपनी एसोसिएशन का नाम बलूचिस्तान हिंदू एसोसिएशन है। वो एक हिंदू एसोसिएशन पाकिस्तान। ये बहुत सी मिसालें हैं छोटी छोटी जो कि आपको इस रीजन में कहीं और नहीं मिलेंगी। सॉरी, मैं आप लोगों का थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा क्योंकि ये एक मुद्दा बहुत लंबा है और जब तक इस पे हम पूरी पकड़ ना रखें तो समझना थोड़ा मुश्किल है। जिना के आने के बाद मीर रोजबर्ट बिजेंजो साहब ने एक हिस्टोरिकल स्पीच दी थी हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कि पाकिस्तान ऐसा चाहता है तो बलोचों क्या कहते हो, जिना के साथ जाना है। तो वहां पे सारे नुमाइंदों ने रिजेक्ट किया कि हम एक मुल्क हैं, 700 साल से मुल्क है, हमारे रिश्ते हैं दूसरे मुल्कों से, हमारी डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों जाए किसी और मुल्क का हिस्सा बने? हम तो अभी तक अंग्रेज से अपने आप को सॉवरन रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्यों किसी और का हिस्सा बने? वो भी इसलिए कि सिर्फ वो मुसलमान तो और भी बहुत है। तो फिर उनको बोलो पहले सऊदी अरब से जाके, दूसरों से जाके अपना मुल्क बनाओ। 1948 फरवरी में जिना आया। जिना ने काफी प्रेशर डालने की कोशिश की बलूचिस्तान पर। खान साहब ने जिना को लॉयर्स जो हमारी थी, लॉयर्स की टीम जो साथ थे उनमें से जिना को चुना कि जी हमारे जितने भी बलूचिस्तान के हिस्से जो हमने लीज पे ब्रिटिश को दिए हैं, जब ब्रिटिश वापस जा रहा है तो हमें हमारे इलाके वापस चाहिए। कि जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नल होता था। तो जिना ने बड़े अच्छे से आके टकराया, अपनी बहन भी लेके आए। फीस में खुद को सोने में जी उनको तराजू में बिठाया गया और खान साहब ने बड़ी दरियादिली से जिना को सोने में तोल दिया। अब जिना जैसे शख्स की असलियत तो वो नहीं जानते। जिना ने देखा कि जी यहाँ पे तो इतना सोना है कि एक फीस के लिए मुझे सोने में तोल रहे। उसकी बहन को सिल्वर में तोला। अरे पाकिस्तान तो अभी नया नया बना है, ना हमारे पास समंदर है ना रिसोर्सेज हैं। सोना तो शायद ये आने वाले 100 साल तक नहीं देखते। जिना गया कि जी मैं बलूचिस्तान का केस लड़ूंगा और आपके जो हक है उसको दूंगा। फिर उसने जाके जब जनरलों से बात हुई, जनरल ने बोला ये क्या बेवकूफी करके आ गए, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हमें तो वो समंदर चाहिए, हम तो लैंडलॉक रह ही नहीं सकते, हमें वो समंदर चाहिए, हमें वो जमीन चाहिए जिसके ऊपर एक बहुत छोटी सी आबादी रहती है, जो परफेक्ट टारगेट है कॉलोनाइजेशन। इतना बड़ा जमीन, इतने रिसोर्सेज से भरा हुआ और उसमें इतनी छोटी सी आबादी, परफेक्ट टारगेट। जिना ने प्रेशर डाला। अमीर रोजबर्ट बिजेंजो के फरवरी 1948 में इंडिया आए, नेहरू जी से मदद मांगी, हमारी मदद करो नहीं तो पाकिस्तान हम पे हमला कर सकता है। हम आए थे इंडिया के पास, मदद मांगने आए थे। उस टाइम बलूचिस्तान आजाद था, हमारे प्राइम मिनिस्टर है अपने नुमाइंदों के साथ, लेकिन किसी मुश्किलात किस वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हम वापस गए और पाकिस्तान ने हम पे हमला किया। पाकिस्तान ने हमला किया तो फौजी ऑपरेशन किया, हमारे लोगों का कत्लेआम किया, मारा था। खान साहब को, उनकी बेगम जो थी, क्वीन थी हमारी, उनको अरेस्ट करके ले गए। कहाँ ले गए? रावलपिंडी, जहां से आज भी सारा पाकिस्तान चलता है। बंदूक की नोक के जोर पे उनसे एक सेशन के पेपर साइन करवाए, जो कि दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। आप एक घर किसी से ले लो, बंदूक की जोर पे उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, एक मुल्क लेना तो मजाक नहीं। उसके बाद जी बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को हक भी मिल गया जी, कागज भी है एक 2 नंबर का हमारे पास। तो आगा अब्दुल करीम खान जो कि उस टाइम के अमीर तलत की भाई,
उन्होंने उस टाइम की जितनी नेशनलिस्ट पार्टीज थी और जो ट्राइबल नुमाइंदे थे उनको लेकर वो अफगानिस्तान गए, रीग्रुप हुए, उन्होंने लड़ाई शुरू की पाकिस्तान के साथ, और वो लड़ाई है पाकिस्तान के साथ जो आज तक चल रही है। पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन बड़े बड़े पैमानों पे मुख्तलिफ टाइम में, आप 50s की बात करते हैं, 60s की, 70s की, वो मूवमेंट्स नहीं थी, वो लड़ाइयाँ नहीं थी, वो मूवमेंट के हाई और लोज थे। हम उठे हैं, हम खड़े हुए हैं, हमने लड़ाई की है, हमने जद्दोजहद की है, हमें मारा गया है, बेदर्दी से मारा गया है, हम गिरे हैं नीचे लेकिन हम फिर खड़े हैं। वो मूवमेंट खत्म नहीं हुई, उसको कभी दबाया नहीं जा सकता। आज वही मूवमेंट है जो 1999 से फिर भी उसने पकड़ा है, और इस टाइम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट है बलूचिस्तान की, जिसको ना खान कलात चला रहा है, जिसको ना कोई सरदार या नवाब चला रहा है, जिसको बलूचिस्तान की आवाम चला रही है, जिसको बलूचिस्तान के इंटेलेक्चुअल, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स चला रहे हैं, बलूचिस्तान की बेटियां, माएँ बहनें चला रही हैं। ये वो मूवमेंट है जो कि ग्राउंड से खड़ी हुई है। जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ता है उसको वो अपनी आंखों पर बिठाते हैं, और जो इस मूवमेंट के खिलाफ है वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये मूवमेंट 2-4 कबीलों की नहीं है, ये पूरी बलूच आवाम की। इस बात को बहुत गौर देना चाहिए, इस बात को। ये बलूच आवाम की मूवमेंट, ये 4 हस्तियों की या 5 हस्तियों की मूवमेंट। इसमें लोग देख देख के मारे नहीं जा रहे, सबको मार रहे। हर इलाके में लोग मर रहे। कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसने शहीद या डिसअपीयर नहीं किया। ऐसे भी खानदान है जो सरदारों के साथ है, और 99% जो सरदार है, नवाब तो बलूचों में होते ही नहीं है, तो इंग्लिश ने आके टाइटल दिए थे, बलूचों में नवाब नहीं होते। जो सरदार है 99% पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। 99% हमारे सारे सरदार पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो बिके हुए हैं, और आइंदा के आजाद और डेमोक्रेटिक, जेंडर बैलेंस, प्लूरलिस्टिक बलूचिस्तान के अंदर सरदारी निजाम या किसी बदमाश सरदार की कोई जगह नहीं। जब हमने किसी ब्रिटिश को नहीं माना, हमने पाकिस्तान आर्मी को नहीं माना, तो हम सरदारों को भी नहीं। हम डेमोक्रेटिक निजाम में यकीन रखते हैं और उसी को लेके हम आगे चलेंगे, क्योंकि जो हमारा पहले का सिस्टम था वो ट्राइबल सिस्टम डेमोक्रेसी के नजदीक था। जब ब्रिटिश आया उसमें तोड़फोड़ की, उसमें चेंजेस लाए। तो आज का डेमोक्रेट जो ट्राइबल सिस्टम है बलूचिस्तान का, वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं चल सकता। और हम जो गरीब आवाम है, जो आम लोग हैं, मैं किसी सरदार का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी खान का बेटा नहीं हूँ, ना मैं किसी रईस जागीरदार का बेटा हूँ। मेरी माँ एक प्रोफेसर है, मेरा बाप एक फिल्म। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ तो अपनी कौम की वजह से, अपने लोगों की वजह से। क्यों मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? मेरी क्या हैसियत? मेरी हैसियत ये है कि मैं हक के साथ खड़ा हूँ। इसमें बहुत सी कॉलोनाइजेशन में और बीच में बातें हैं। आई डोंट थिंक टाइम इज गोना परमिट मी। मैं आपको वो बातें कराऊंगा। मैं ये लाया था साथ में पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी आदत है मैं दिल से बोलता हूँ। मैं हमेशा भूल जाता हूँ किसको पहले क्या पढ़ा। तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा अपने दिल से, एक बलूच की आवाज आपको बताऊंगा। इस टाइम जो हम यहाँ बैठे हैं, इस टाइम कोई बलूच ये किताब जैसे सर आपने पकड़ी हुई है जिसपे ये फोटो है, ये किताब अगर किसी 10 साल के बच्चे के भी हाथ में हो ना, तो उसको फौज उठा के ले जाएगी, बलूचिस्तान में आ जाए। बलोच को बलूचिस्तान के नाम लेने की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी आज हमारे स्कूलों में हमारे अपने बच्चे जो कि पाकिस्तान के बनाए हुए स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहां पर यह पढ़ाया जाता है कि जिना तुम्हारा बाबाई कौम है, मीर मीरो बलोच नहीं है। जहां पे मीर अब्दुल करीम
आगा अब्दुल करीम खान की वो जहद आज़ादी जो उन्होंने शुरू की उसको कहीं नहीं बताया जाता। वहां पे बताया जाता है कि सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद आजम, ये तुम्हारा पास्ट है, ये तुम्हारे बड़े। बलूच का कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारा ताल्लुक अहमद शाह अब्दाली से है, शेर शाह सूरी से है। हाँ, वो अफगानिस्तान की तारीख का हिस्सा है, उस तरह हमारी तारीख का ज्वाइंट हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन्हीं स्कूलों में बलोच बच्चे पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं गाते, अपना तराना गाते हैं, अपने झंडे को लगा। उन्हीं बच्चों को, मैं दूसरों की तो बात करता ही नहीं हूँ, ये दूसरे जो हमारे जवान हैं पहाड़ों में, जो गलियों में मैदानों में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान का सामना है, उन बच्चों की सिर्फ आपको मिसाल देता हूँ कि वही उन्हीं स्कूलों में आके उनको फौज मारती है, बाकायदा वायलेंस करती है और उन्हें जबरदस्ती खड़े करके पाकिस्तान के तराने पढ़वाती है उन्हीं स्कूल्स के अंदर। और वो जो टीचर्स वहां पे पढ़ाते हैं, जो भी पंजाब से आए हैं, वो उनकी शिकायतें लगाते हैं पाकिस्तानी फौज को। आपको अंदाजा है ये जो डिफरेंस है ना पाकिस्तानी फौज और स्टेट और पाकिस्तान के अवाम, ये एक गलत डिफरेंस है। हम पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, हम पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा रहे हैं, हमें पता है उनकी सोच, हमें पता है किस नजर से देखते हैं। वो दुनिया के हर मसले पे बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना नहीं कह सकते कि ये जो बलोचों को मार रहे हो, चलो फौज तुम्हारी कहती है कि ये सब झूठ है, तुम सुन रहे हो, तुमने जाके कभी कोशिश की पता लगाने? कोई नहीं। ये शख्स जहां बैठे हुए तारिक फतह से, आपने देखा होगा ये किन चीजों का सामना करते हैं पाकिस्तान में। ये तो बलोच नहीं है, लेकिन हमारी नजर में ये उन सरदारों से 100 गुना ज्यादा था। क्योंकि वो कौम जिसको आप पाकिस्तानी कहते हैं, जो कि कौम नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप है जिसमें सबको जबरदस्ती पकड़ के रखा है, रोज मार रहे हैं। वो जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, और जो कुछ पश्तूनख्वा वालों को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, जिनका असली वतन अफगानिस्तान, या 4 महाजिर जो यहाँ से ये लोग बेवकूफ बना के लेके गए थे वहां पे इस्लाम के नाम पे और पाकिस्तान के नाम पे, जिनको आज तक महाजिर कहा जाता है, वो आज तक पाकिस्तानी नहीं बने, तो हम कैसे बन सकते हैं? उनको ब्रेन वॉश करके ये बताया जाता है, पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि बलूच का मतलब है एक अनसिविलाइज्ड, बारबैरिक और नोमैड वॉरियर्स जो दिन रात आपस में लड़ते हैं। इनकी किताबों में लिखा है, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इनकी आने वाली नस्ल से, इस नस्ल से हम क्या तवक्को करें? उनको पेरिस अटैक समझ आता है, उनको हर चीज समझ आती है, उनको ये भी समझ आता है जी 9/11 गलत है, लेकिन हमारे लाखों मरते हैं, किसी को समझ नहीं आता। हमारी उरी तो छोड़े भाई, उरी तो जिसने किया है उसको तो अच्छे से पता है। उरी के ऊपर तो उन्होंने खुद किया है, जिन्होंने किया है वो कैसे बोल सकते हैं? वो तो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, वो अभी तक उनकी फौज नहीं मानती, उनकी सरकार नहीं देती। ये इनकी फितरत में है, इनकी फितरत में है, और इसी वजह से इनकी हालत है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने मलाला को आगे लेके आए वो एक अलग इश्यूज है, उन पे इतना वो जरूरी नहीं है। आज बलूचिस्तान की बात है, पाकिस्तान के ऊपर अगर किताब लिखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इतने दरख्त होंगे जो उसकी पेजेस को पूरा कर पाए। तो बलूचिस्तान की आज हालत ये है कि हमारे 20,000 से ज्यादा लोग गायब हैं, जिनमें 2,500-3,000 औरतें हैं। और आपको शायद अंदाजा हो गया होगा बंगाल से और अफगानिस्तान से, बांग्लादेश में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, कि बलूचों की औरतों के साथ आज क्या हो रहा होगा, कैसे बलूच जवानों के साथ क्या हो रहा होगा। हमारे आके अभी भी मशके में उन्होंने 100 से ज्यादा घर जलाए हैं, गोलान के अंदर आबादी को इन्होंने डिस्ट्रोय किया, डिस्प्लेस किया।
कत्ल करना, किसी को ले जाके टॉर्चर करना और मारना एक अलग बात है, लेकिन मारते वक्त उस पर फख्र करना, उस जुल्म को करते वक्त उस पर फख्र करना एक अलग बात है। They enjoy it, उनको मजा आता है हमारा कत्लेआम मारने में। बलोच मूवमेंट और बलोच आजादी की जो तहरीक है, उसमें हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत की यही ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान आजाद हो। हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये बात सिंध भी चाहता है, ये बात कश्मीर भी चाहता है, ये बात सब चाहते हैं, लेकिन आज हम फेस कर रहे हैं। हम 70 साल से लड़ रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमको जितना मारे, चाहे जितना मारे, हम करते रहेंगे। लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि ऐसे नेशन, इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसके आप हिस्सा हैं, वो हमारे साथ खड़ा है। और पहली बार मीर रोजबेल्ट बिसेंजो के बाद पहली बार पॉलिटिकल लीडर प्रोफेसर नायला कादरी 70 साल में इंडिया आई। उन्होंने बात की, उन्होंने ओपनली आप लोगों से मदद मांगी, नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी, क्योंकि वो एक आदमी है, एक इंसान है जिसको हमारा दर्द समझ में आता है। हमें ये 70 साल में कोई बलूच नहीं आया था इंडिया, 70 साल में कोई बलूच नहीं आया इंडिया मदद मांगने के लिए, लेकिन आज हम आए हैं और जो जवाब इंडिया ने हमें दिया है, हमें उस पर फख्र है, हमें उस पर खुशी है, आपको भी फख्र है। सुषमा स्वराज जी का भी थैंक यू करना चाहूंगा, उन्होंने यूएन में जिस तरह की स्पीच दी, जिस तरह की बात की, और स्पेशली आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट दे रहे हो। मतलब आज हिंदुस्तान के अंदर ऑटो वाला भी मुझे कहता है, वही बलूच भाई हो ना जिसके ऊपर मोदी जी ने बात की। मैं बोलता हूँ हाँ, वही बलूच। कई कहानियां हैं, ये जो इतने 1-1.5 महीने में कई कहानियां हैं 15 अगस्त के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो मेरे साथ पर्सनली हुई, और मुझे ये जज्बा देखी, क्योंकि आप लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आपने आज़ादी दी, आपको हमारा दर्द समझ आता है, और उम्मीद करूंगा आप हमारे साथ इसी तरह खड़े रहेंगे और हमें आगे बढ़ने में मदद करते रहेंगे। बहुत